नमस्कार, मैं पलक वॉक वाटर स्टूडियो में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम जिनसे बात करने जा रहे हैं उन्हें हिंदुस्तान की शेरनी कहा जाता है, जिनका नाम है काजल हिंदुस्तानी जी। धन्यवाद पलक जी। सबसे पहले तो मैं वॉल्ट वाटर ग्रुप का और मुकेश भाई का धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से मुझे अपनी बात आप तक पहुँचाने का और दर्शकों तक पहुँचाने का मौका दिया। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से। काजल जी, भारत और चीन के बीच जो लद्दाख में विवाद हुआ उस पर आपकी क्या राय है? बेशक लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है और हमें उतना ही प्यारा है जितना हमें जम्मू एंड कश्मीर प्यारा है। लेकिन अगर हमारे पड़ोसी हमें बेवजह परेशान करते हैं, और अगर मैं आपको एक बहुत लार्जर स्केल पर ना जाकर एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ कि हम हमारे घर में रह रहे हैं और हमारा पड़ोसी बार बार हमें परेशान कर रहा है या हमारे घर में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है या हमारे कॉरिडोर्स पर आकर अपना हक जमा रहा है या अपनी चीजें रख रहा है, तो क्या हम बर्दाश्त करेंगे? नहीं करेंगे बेशक। तो हम लोग क्या करेंगे? हम कोशिश करेंगे कि हम हमारे पड़ोसी को समझाएं, उससे बात करें। और आपको पता है वो अटल जी की बात तो आपको याद ही होगी कि उन्होंने कहा था कि हम सब कुछ बदल सकते हैं लेकिन हम हमारा पड़ोसी नहीं बदल सकते। और बहुत अनफॉर्चुनेट बात है हमारे लिए कि हमें पड़ोसी मिले हैं पाकिस्तान और चाइना जैसे कि इन्हें हम कितना भी समझाएंगे ये शायद समझेंगे नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इनको बर्दाश्त करेंगे या इनकी गलत हरकतों का जवाब ना दे। तो ये मैं यही कहूंगी कि ये जिस भाषा में समझेंगे उनको उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। और हमारी आर्मी, हमारे देश के प्रधानमंत्री और रूलिंग पार्टी उनको बहुत अच्छे से जवाब दे भी रही है। तो काजल जी, आपको क्या लगता है कि ये जो हमला चीन ने भारत पे किया, क्या ये उनकी सोची समझी कोई साजिश थी या कोई रचा हुआ षड्यंत्र? जी पलक जी, बेशक ये जो LAC पर जो हुआ है वो प्री प्लान था चाइना की ओर से और हमें इंटेलिजेंस इनपुट मिला था और उसी के आधार पर हमारी सेना की संख्या LAC पर बढ़ाई गई थी। ऐसा नहीं था कि ये ओवरनाइट 15 तारीख को हो गया और 16 को हमें पता चल गया। ये हफ्तों से वहां पे झड़प हो रही थी जिसका नतीजा हमने 15 तारीख को देखा। और क्योंकि चाइना ने जो LAC को लेकर करार किए थे, वो करार के जो भी नॉर्म्स थे, डू एंड डोंट्स थे, उसका उसने पालन नहीं किया। तो अगर उनकी ओर से शुरुआत होती है तो हम हाथ पर हाथ धरे तो बैठ के नहीं रह सकते। तो हमारे जो वीर सैनिक है उन्होंने उनकी घुसपैठ का जवाब दिया और LAC पर उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन शुरुआत उनकी तरफ से हुई थी और ये प्री प्लान था क्योंकि इनके जो मंसूबे हैं वो पहले से ही अच्छे नहीं हैं। आप जानते हो कि चाइना पूरे विश्व में गुंडे के नाम से जाना जाता है, इसको गुंडा कहा जाता है। तो वो अपनी हरकतों से बाज तो आएगा नहीं, हमें पता ही है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। जैसा कि हमारी सरकार का कहना है कि ना ही तो कोई चीनी सैनिक हमारी सीमा में आया है और ना ही उनका कब्जा हमारे किसी चेक पोस्ट पर है, तो इसमें आपको क्या लगता है? जी पलक जी, देखिए हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा। हम इस देश के नागरिक हैं और हमारे देश के जो सरकार है वो पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई है और एक बार नहीं दोबारा प्रधानमंत्री मोदी जी चुनकर आए और भारी बहुमत से आए हैं। तो ये 125 करोड़ देशवासियों का भरोसा है, इसीलिए तो वो प्रधानमंत्री बने। तो हमें अगर अपने प्रधानमंत्री पे ही भरोसा नहीं होगा तो हम किन की बात पर, हम क्या चाइनीज मीडिया पर भरोसा करेंगे या उसके प्रेसिडेंट पे भरोसा करेंगे? नहीं, हमें अपने देश के प्रधानमंत्री पे भरोसा होना चाहिए। और जब देश के प्रधानमंत्री लाइव संबोधन कर रहे हैं पूरे देश को और देश को बता रहे हैं कि लद्दाख के किसी भी हिस्से में या भारत के किसी भी हिस्से में कोई घुसपैठ नहीं हुई है चाइनीज की ओर से, कोशिश जरूर हुई थी लेकिन हमारे सैनिकों ने उनको वक्त पे रोक दिया। फिर चाहे गैवान वैली का हो या पेंगोंग का हो, जो भी हो, उसको उसी वक्त रोक दिया गया था। हमारे रक्षा मंत्री से लेके हमारे विदेश मंत्री, हमारे देश की सेना, आर्मी चीफ, प्रधानमंत्री सब बोल रहे हैं कि कोई भी लैंड पर कोई कब्जा नहीं हुआ है चाइनीज की ओर से। तो मुझे लगता है कि हमें हमारे देश का और हमारी आर्मी का साथ देना चाहिए और उन पर भरोसा भी रखना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, तो चीन ने बाद में हमारे कुछ सैनिकों और अफसरों को रिहा कर दिया।
इसमें आपको क्या लगता है कि क्या ये कोई साजिश हो सकती है? जी जी पलक जी, ऐसा है कि देखो, जब क्लैश होता है दो कंट्रीज की आर्मी के बीच में, सोल्जर्स के बीच में, तो कई बार हमारे पास भी उनके सोल्जर्स होते हैं, उनके हमारे पास में होते हैं, लेकिन एक इंटरनेशनल संधि के अंतर्गत हमारे पास अगर उनके सैनिक है तो उन्हें छोड़ देना पड़ता है, या हमारे सैनिक उनके पास है तो उन्हें छोड़ देना पड़ता है। तो बेशक हमारे सैनिक उनके पास थे लेकिन वो छोड़ दिए गए थे। आपको पता होगा कि मनमोहन सिंह की जब सरकार थी तब हमारा जो हेमराज सैनिक था उनको उन्होंने चाइना ने फ्रीड किया था, तो उसको भी छोड़ा गया था। या फिर अगर हम अभिनंदन की बात करें, और जो पाकिस्तान वाला मैटर था जिसमें अभिनंदन को पकड़ा गया था, तो उन्होंने छोड़ा भी था। तो इंटरनेशनल संधि है तो हमारे पास भी उनके होते हैं सैनिक, तो संधि के अकॉर्डिंग हमें छोड़ना पड़ता है। तो मुझे नहीं लगता इसमें इस बात को इतना तुल देने की भी जरूरत है। पता नहीं क्यों विपक्ष इतना तुल दे रहा है इस बात को। वो ये बात कर बार बार सेना का ही अपमान कर रहा है। वो ये नहीं समझ रहा है कि सैनिकों को इस वक्त उनका मनोबल बढ़ाने की जरूरत है, पर पता नहीं क्यों वो मुझे नहीं समझ में आता वो भारत की सैनिक के साथ है या चाइना के सैनिकों के साथ है। जी अच्छा, तो काजल जी, जैसा कि राहुल गांधी हमारे प्रधानमंत्री की ऑल पार्टी मीटिंग से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है? जी देखिए पलक जी, एक तो है ना, ये राहुल गांधी का जब मैं नाम सुनती हूँ ना, मेरे चेहरे पर ऑटोमेटिक स्माइल आ जाती है। और जैसे पूरा इनका जो पार्टी है वो तुला हुआ है इनको युवा नेता करार देने में, पर मैं कहती हूँ कि ये राहुल गांधी युवा नेता नहीं है। राहुल गांधी 50 वर्षीय एक इमेच्योर बच्चे हैं, जिनको देश से कुछ लेना देना नहीं है, जिनको कोई भी बात पर कुछ पता नहीं होता है, बस वो घुस जाते हैं। और जब उसको बोलने के लिए कहते हैं ना, तो वो कहते हैं कि हमें तो नॉलेज ही नहीं है। फिर चाहे एनसीसी स्काउट की बात हो, या फिर चाहे गलवान वैली की बात हो, डोकलाम वाले इश्यू पर वो बहुत कूदे थे, राफेल पे वो बहुत कूदे थे। और जब उनसे सवाल करते हैं ना, तो कहते हैं कि ये मेरी फील्ड नहीं, इसलिए मेरे को नहीं पता, मैं इसके बारे में जवाब नहीं दे सकता। सो राहुल गांधी को ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात कि बहुत बुरी तरह से 2 बार कांग्रेस पार्टी हारी है, और क्योंकि कांग्रेस पार्टी के दिमाग में और खास करके वाड्रा गांधी परिवार को ये लगता है कि ये देश उनकी बपोती है, तो अगर सत्ता एक चाय वाले के हाथ में आ जाती है तो बेशक सी बात है कि उनको वो प्रॉब्लम तो होने वाली है नरेंद्र मोदी से। इसलिए मोदी से नफरत करते करते आलम ये है अब कि वो देश के खिलाफ चले गए हैं और देश से नफरत कर रहे हैं। अब ठीक है, मोदी जी का समर्थन मत दो, उनकी बात पर एग्री मत करो, लेकिन आप सेना के साथ नहीं हो, आप सेना के खिलाफ बात करते हो, आप आर्मी के चीफ को गली का गुंडा बताते हो। सेना बार बार बता रही है कि 1 इंच भी हमारा कब्जा नहीं किया है चाइना ने आप पर। वो राहुल गांधी 17 तारीख से कंटिन्यू रोज ट्वीट कर रहे हैं, हमारी जमीन हड़पी, हमारी जमीन हड़पी, और देश को बरगला रहे हैं। तो ये कहां तक जायज है? मैं एक बात और कहूंगी कि राहुल गांधी को ये समझना होगा कि वो किस साइड है, वो भारत की साइड है या वो चाइना की साइड है। और अगर वो भारत की साइड में है तो वो चाइना को कोट क्यों कर रहे हैं? चाइना के आर्टिकल्स को कोट करते हुए भारत की सरकार और भारतीय आर्मी को सवाल क्यों कर रहे हैं? और ये सवाल देश को उनसे करना चाहिए। जी हाँ, तो जैसा कि लद्दाख विवाद से क्या हमारे नेबर कंट्री नेपाल और हिंदुस्तान के बीच व्यापारिक रिश्तों में भी कोई खटास आने की संभावना है? पलक जी देखिए, नेपाल के साथ में हमारे वर्षों, काफी साल पुराने, वर्षों पुराने रिलेशन है और बहुत अच्छे रिलेशन है। हम कहते हैं ना कि रोटी बेटी का रिश्ता और नाता है हमारा नेपाल के साथ। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि नेपाल में अभी केपी ओली की सरकार है, जो नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी, तो थोड़ी सी कम्युनिस्ट विचारधारा है। और क्योंकि चाइना का प्रेशर है नेपाल पर, वो भी हम जानते हैं, क्योंकि चाइना ने इतना कर्ज दे रखा है और नेपाल ने इतना कर्ज ले रखा है कि आपको पता है कि चाइना ने तो अब उनके काफी कुछ, मैंने सुना है अभी 10-11 डिस्ट्रिक्ट पर चाइना ने कब्जा भी कर लिया है। इवन वहां पर चाइनीज लैंग्वेज इंप्लीमेंट करने के लिए या उनके पाठ्यक्रम में लगाने की भी बातें चल रही थी। और इस पर हमने कल देखा कि नेपाल की ओर से बयान भी आया कि उन्होंने ये कहा कि चाइना ने ये अच्छा नहीं किया उनकी डिस्ट्रिक्ट को कब्जा कर। तो अगर आप नेपाल के अगर आप वहां की जनता को, जो आम जनता, उनसे पूछेंगे तो उनका भारतीयों के लिए बहुत प्यार। और हमने देखा है कि बॉर्डर पर गोरखपुर बॉर्डर, या अगर हम यूपी बिहार की बात करें तो 40% यूपी बिहार वाले वहां पे है, वहां के लोग हमारे यहाँ पे है, जो मधेशी कर जो एक कम्युनिटी जो हम कहते हैं,
तो उनका व्यवहार है रोटी बेटी का, बिजनेस व्यवहार है, यू नो। सो मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा इम्पेक्ट करेगा। पार्टी चेंज होगी और नया पार्टी आएगा, नया रूलिंग पार्टी आएगा तो चीजें चेंज होगी, लेकिन क्योंकि हमारे पड़ोसी है तो हमारा पूरा फर्ज बनता है कि हम उन्हें समझाएंगे कि और उन्हें बताएंगे। हमारे बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है भी तो भी वो बेशक दूर होंगे। उनके साथ में हमें पाकिस्तान और चाइना जैसी आई डोंट थिंक प्रॉब्लम होगी, तो इसको डिप्लोमेटिक तरीके पर इसको सॉल्व कर सकते हो और डेफिनेटली होगा, मुझे लगता है 100% होगा। जी बिल्कुल सही। जैसा कि हम जानते हैं हिंदुस्तान और नेपाल के रिश्ते शुरू से ही बहुत गहरे रहे हैं, जो कि इन विवादों की वजह से खराब होने भी नहीं चाहिए। आइए तो चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। काजल जी, कोरोना महामारी के चलते जो ये लद्दाख में विवाद हुआ, आपको क्या लगता है कि इसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी पे कोई फर्क पड़ेगा? जी पलक जी, देखिए कोरोना पेंडेमिक में ऐसा हुआ है कि सिर्फ भारत ही नहीं पूरा विश्व परेशान हुआ है और पूरे विश्व की इकोनॉमी डाउन हुई है। इवन सबसे शक्तिशाली कहे जाने वाले अमेरिका में आज 40 लाख लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं। अमेरिका की इकोनॉमी पूरी ठप हो चुकी है। तो इंडिया में तो आप सोचो, अमेरिका की 32 करोड़ की पॉपुलेशन है, हमारी 125 करोड़ से ज्यादा है हम लोग, तो बेशक अनएम्प्लॉयमेंट तो जनरेट होगा, लेकिन इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि अब आत्मनिर्भर भारत का जो उन्होंने बात कही है, और हम लोग भी ये कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर हमारे देश में हो और लोग आत्मनिर्भर बने। स्किल इंडिया के अंतर्गत ट्रेनिंग दी जा रही है, स्टार्टअप्स के लिए लोन दिए जा रहे हैं, मुद्रा लोन दी जा रही है, ताकि लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करें, खुद आत्मनिर्भर बने और यहीं पे ही एमएसएमई बिजनेस को भी बूस्टअप मिले और वहीं पे ही हमारा प्रोडक्शन यहीं पे ही हो। तो इसके लिए हमें देखो, इकोनॉमी आने में वापस पटरी पर आने में वक्त तो लगेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि शुरुआत में प्रॉब्लम होगी लेकिन धीरे धीरे चीजें सुलझेगी भी। लेकिन अब ये वक्त आ गया है और शायद ये कोरोना हमें सिखा गया है कि अब हमें आत्मनिर्भर बन लेना चाहिए, हमें किसी भी कंट्री के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी नहीं रखनी चाहिए। और हम लोग बहुत सशक्त देश है और हमारी जनसंख्या है, तो हम लोग हर एक चीज का प्रोडक्शन कर सकते हैं। लेबर इश्यूज हमारी कंट्री के साथ कभी नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि ये पेंडेमिक के बाद में तो इवन इंडिया का इकोनॉमी बूस्टअप होगा, क्योंकि इंडिया के लिए बहुत सी कंट्रीज सामने से इंडिया में अब इन्वेस्टमेंट करना चाहती है और मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन का असेंबलिंग का काम भारत को देना चाहती है। जी, भारत हमेशा से ही एक मजबूत देश रहा है और रहेगा। अच्छा, तो काजल जी, सरकार ने जो ये चाइनीज प्रोडक्ट बैन करने का कदम उठाया है, क्या ये समस्या का समाधान है? देखिए, मैं तो 2017 से कह रही हूँ कि चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार करो। एक तो देखो, इसकी प्रोडक्ट टिकती नहीं है, चाइनीज का माल बकवास आता है। जब 2017 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को जब सीट के लिए पूरे विश्व ने सपोर्ट करा था, तब चाइना ने अपने वीटो पावर का यूज किया था। मैंने तो 2017 से ही चाइनीज प्रोडक्ट का बॉयकॉट करना शुरू कर दिया था। लेकिन अब ये जो सिचुएशन हुई है ना, ये सिचुएशन हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि सारी जिम्मेदारी आर्मी की और सरकार की है? क्या इस देश का नागरिक होने के नाते हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि हम भी हमारी सेना और सरकार का साथ दें? क्यों हम चाइनीज प्रोडक्ट खरीदे? हम चाइनीज प्रोडक्ट खरीदेंगे, हम पैसा चाइनीज को दे रहे, चाइना उसी पैसे से अस्त्र शस्त्र खरीदेगा और हमारे सैनिकों को मारेगा, हम पे आक्रमण करेगा, हमारी जगहों पर घुसपैठ करेगा। पाकिस्तान को वो इनडायरेक्टली फंड करता है, वहां पे वो असला बारूद भेजता है और पाकिस्तान के जरिए भी हमें परेशान करता रहता है। तो ये चाइना की स्ट्रेटेजी है कि कैसे भी करके भारत को रोके और भारत में वॉर वाली सिचुएशन हमेशा क्रिएट रहे। इसलिए वहां से वो पाकिस्तान को फंडिंग कर आतंकवादियों को हमारे देश में भेजता है। यहाँ से ये परेशान, चाइना डायरेक्ट इस तरह से परेशान करता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स में हमें परेशान करता है। तो चाइना तो कभी हमारा दोस्त था ही नहीं। वो पता नहीं क्यों नेहरू ने हिंदी चीनी भाई भाई के नारे दे दिए और नारे देते देते 1962 की वॉर भी हार गए और हमारे इतने सैनिकों की जान भी गई, अक्षय चीन भी गया। तो मुझे नहीं लगता कि चीन पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए और ये तो हमारे देश के लोगों को यही मौका मिला है देशभक्ति दिखाने का। तो मैं उनको आह्वान करती हूँ आपके माध्यम से कि आओ अपनी देशभक्ति दिखाओ, कम से कम चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार तो आप कर सकते हो ना। जी, तो भारत को अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए चीन के खिलाफ क्या कड़े कदम उठाने चाहिए?
जी देखिए पलक जी, मैं पहले तो एक बात क्लियर कर दूं कि हर इंसान को अपना देश प्यारा होता है, लेकिन हमें थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा। चाइना बेशक इंडिया से ज्यादा पावरफुल है, ये तो बात हमें माननी पड़ेगी हर एक तरीके से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कमजोर है, मैं ये कतई नहीं कह रही हूँ। लेकिन अब हमें स्ट्रेटेजी यूज करनी पड़ेगी डिप्लोमेटिक लेवल पर भी। हमारी देश की सरकार को चाहिए कि वो विश्व के अन्य देशों के साथ इस मुद्दे पर बात करे, उनको कन्विंस करे कि हम लोग किस तरह से हमारे पड़ोसियों से इंटेंशनली परेशान हुए जा रहे हैं। और ये जो चाइना है, जैसे पाकिस्तान को हमने इंटरनेशनल टेररिस्ट कंट्री घोषित कर दिया है, पूरे विश्व को पता है कि वो टेररिज्म का जन्मदाता है और वहीं से एक्सपोर्ट करता है वो टेररिज्म। उसी तरह से जो चाइना है वो उसको ग्लोबल गुंडा घोषित करना पड़ेगा, क्योंकि देखो एशिया में चाइना ने जैसे अपनी दादागिरी जमा रखी है और वो आसपास के छोटी कंट्रीज को जैसा परेशान कर रहा है, खुद ही ज्यादा पैसे देता है, लोन देता है, फिर वो बेचारी छोटी कंट्री लोन चुका नहीं पाती तो नेपाल जैसी छोटी कंट्रीज को और उनको दबाता है, उनके फिर जगहों पर कब्जा करता है। तो बहुत जरूरी है कि अब इसको ग्लोबल गुंडा घोषित करना चाहिए। इवन तो ऑस्ट्रेलिया का आपने देखा भी, थोड़े दिन पहले ऑस्ट्रेलिया ने डायरेक्ट नाम ही ले लिया चाइना का और साइबर अटैक की बात कर दी। तो आप समझो कि चाइना की इज्जत कुछ नहीं है। और कोविड पैंडेमिक के बाद तो वैसे ही वर्ल्ड वाइड पूरा मतलब है ना बदनाम हो चुका है और अमेरिका तो साफ साफ इसको टारगेट कर रहा है। सो वक्त आ गया है कि चाइना को हम लोग मिलके आइसोलेट करें, एशिया भी, और मैं चाहती हूँ कि इसमें एशिया के बाकी देश आकर भारत का साथ दे और वर्ल्ड लेवल पर भी, ग्लोबल लेवल पर भी चाइना को आइसोलेट करे। उसको जब तक आप बताओगे नहीं उसकी जगह हिट वेर इट हर्ट्स। तो जहां पे ये इसको किस बात का घमंड है, इसको ये है ना कि ये बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, बंद कर दो इसका माल लेना, ये अपने आप अपनी जगह पे आ जाएगा। तो आप इस तरह से चाइना को उसकी जगह बता सकते हो। जी सही कहा। अच्छा तो काजल जी, लद्दाख में हुए वीर जवानों की शहादत पर आप क्या कहना चाहेंगी? पलक जी देखो, हमारे जो वीर सैनिकों का बलिदान है ना, उसको मैं चाहे कितना ही कह दूं, वो उसके लिए हमेशा शब्द कम ही पड़ेंगे। जो उन्होंने हमारे देश के लिए किया है, अपने प्राणों की चिंता किए बिना वो दिन रात, ना धूप ना छाव, ना गर्मी ना सर्दी, ना तूफान ना आंधी, वो डटे रहते हैं सीमा पर और हमारी सुरक्षा करते हैं और हंसते हंसते गोली अपने सीने पे खा लेते हैं। आप सोचिए कि पता नहीं कौन सी मिट्टी से ये लोग पैदा होते हैं और इनकी जो माता है वो कैसे, मतलब सबसे पहले तो मैं उनकी माताओं को सल्यूट करना चाहती हूँ कि उनकी कोख से उन्होंने वीरों को जन्म दिया है। और मोर ओवर में अगर ये कहूँ ना, तो आज जैसे ये बात फैलाता है पूरा विपक्ष कि हमारे 20 सैनिक शहीद हुए, हमारा एक एक सैनिक उनके 2-2, 3-3 सैनिक लेके गया। अगर आप देखो कि अगर हम चोटी पे खड़े और वहां से अगर हमारा सैनिक नीचे गिर रहा है, तो वो आप देखो कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो होता है कि वो उसको लेके पकड़ के गिर रहा है, तो वो उसको लेके गया है। ये तो अलग बात है कि चाइना जैसी कम्युनिस्ट कंट्री जो है वो कभी सत्य बताएगी नहीं और उसके आंकड़े आएंगे नहीं, और वहां की मीडिया को भी हमारी तरफ फ्रीडम तो नहीं है वहां की प्रेस को। और ग्लोबल टाइम एकमात्र एक ही उनका मीडिया हाउस है और जिसको वहां की ही पार्टी कंट्रोल करती है, चाइनीज गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है, तो वो तो उसका मतलब उसका ही शब्द बोलेगा, उसकी भाषा बोलेगा। लेकिन ये जो ग्राउंड रिपोर्ट आई, ये जो हमारे सैनिकों ने दी, और मुझे पूरा भरोसा है हमारे सैनिक पर, हमारे देश की आर्मी पर, कि हमारा एक एक सैनिक उनके 2-2, 3-3 सैनिकों को लेके गए हैं। सो मुझे बहुत गर्व है हमारे सैनिकों पर और ऐसे सैनिकों को मैं सल्यूट करती हूँ जो हमारे देश की आन बान शान के लिए तत्पर रहते हैं, अपने प्राणों की आहुति देने के लिए, और हम सबको उनका सम्मान करना चाहिए। जी बिल्कुल, हमें हमारे जवानों का पूरा सम्मान करना चाहिए। काजल जी, हमारा आज का आखिरी सवाल, अगर आप देश के प्रधानमंत्री होती तो मौजूदा हालात से निपटने के लिए आप क्या कदम उठाती? जी पलक जी देखो, ऐसा है ना, आपने मुझे अपने सवाल पे फंसा दिया। अब मैं जवाब दूं तो फंसू, ना दूं तो भी फंसू। देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हमारी जो सरकार है ना, मोदी जी, उन पे हम सबको बहुत भरोसा है और मोदी जी ने हमेशा ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। फिर चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, या अभी ये जो गलवान वैली वाली बात है, तो मुझे लगता है कि सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है।
और हमारी देश की सेना को खुली छूट दी है जो इससे पहले कभी नहीं मिली थी। और मोदी जी ने सेना को भी सशक्त किया है, रक्षा मंत्री से लेके विदेश मंत्री से लेके हमारे देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, सभी लोगों ने सेना का मनोबल बढ़ाया है और उनको खुली छूट दी है। साथ में अगर मैं प्रधानमंत्री होती तो शायद मैं भी ये करती, लेकिन मैं चाइना को ग्लोबल गुंडा तो घोषित करके ही रहती। जैसे पाकिस्तान को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया है, तो ये पाकिस्तान और चाइना की जो इन दोनों का जो ये गुट है ना, इसको इंटरनेशनली लाना बहुत जरूरी है, इनको एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। दूसरा, मैं जनता को कहती कि भाई जैसे मोदी जी ने कहा है कि आत्मनिर्भर बनो, आप क्यों उनका प्रोडक्ट खरीद रहे हो जबकि वो आपके ही देश में आतंकवाद भिजवा रहे हैं, आपकी ही जमीनों पर वो कब्जा कर रहे हैं, तो हमारे ही सैनिकों को मार रहे हैं। और एक बात कि मैं इंटरनेशनल लेवल पर भी बाकी देशों के साथ डिप्लोमेटिक बातें कर उन्हें कन्विंस करती कि वो चाइना से अपना बिजनेस हटा के हमें दे, और मैं ये कोविड वाली सिचुएशन का पूरा फायदा उठाती, क्योंकि अभी पूरे विश्व में एक रोष है चाइना के लिए। चाइना कोरोना का जन्मदाता है, इसलिए इसको मैं चाइनीज वायरस भी कहती हूँ। तो मैं पूरी कोशिश करती उनको कन्विंस करने की, और मैं उन्हें कहती कि भारत के साथ संधि करे, भारत को बिजनेस दे। उसके लिए अगर हमें थोड़ा कम फायदा भी मिले तो मुझे नहीं लगता, इनिशियली अगर हमें कहीं से बिजनेस डाइवर्ट करना है तो कम फायदा या बिना फायदे के भी काम करना कोई गलत नहीं है। और इससे देश में लेबर भी बढ़ता, बेरोजगारी कम होती और भारत सशक्त होता। वैसे भारत सशक्त है, लेकिन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर चाइना की जगह अगर कोई ले सकता है तो वो भारत ही ले सकता है। काजल जी, आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वॉक वाटर स्टूडियो से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।